हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद कर रहा हूं ये जो फाइनेंशियल लर्निंग की सीरीज शुरू की है इस नए चैनल पर आप इसका पूरा मजा ले रहे होगे, क्योंकि ये हमारा ओल्ड चैनल है और आप जुड़े हुए होगे। नहीं जुड़े हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज भी टॉपिक बहुत ही दमदार है। देखिए, इन्वेस्ट करना कितना कठिन है और इनकम हो गई तो उस पर टैक्स देना कौन चाहता है। इसलिए लोग इनकम के साथ टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड बेस्ट है। लेकिन ELSS में बहुत सारे स्कीम है जिन्होंने बम्पर रिटर्न दिया है। उसमें से कौन से फंड ऐसे हैं जिन्होंने लगातार रिटर्न दिया है, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, टॉप 5 ELSS फाइंड किया है। और इस वीडियो में हम टॉप 5 ELSS के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उसका लॉजिक भी बताएंगे कि क्यों पिक किया, जिससे आप खुद के बॉस बन सको, आप खुद से समझ सको। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं ELSS के बारे में, जो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है लॉक इन पीरियड, जहां पर 3 साल का मिनिमम लॉकिंग होता है, पहला। दूसरा, यहां पर 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में होती है, यानी शेयर मार्केट में, ठीक है। तीसरा, आप टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आते हैं अप टू 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपीस। तो ये 3 फीचर भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ELSS के लिए। तो ये देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आप पूछेंगे, अगर मैं SIP करता हूं तब? तो हर SIP का लॉकिंग 3 साल के लिए होता है। एक एग्जांपल, अगर आपने 7 मार्च 2024 को SIP किया है तो ये 3 साल तक लॉक इन हो जाएगा। वैसे ही 7 मार्च 2025 का SIP अगले 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा, ये भूलिएगा मत। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी लर्निंग चाहिए, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बहुत हेल्प करेगी। तो अब आते हैं वो फिल्टर जो मैंने लगाए हैं आपके लिए बेस्ट ELSS फंड सेलेक्ट करने के लिए। तो पहला फिल्टर मैंने यूज किया है टॉप परफॉर्मिंग ELSS को, जहां पे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। और पिछले 10 साल में जब सबसे ज्यादा रिटर्न दिया पे हम आते हैं, तो वहां पर आप देखो 26% से 14% तक की कहानी है, 17% का एवरेज है और इतनी लंबी लिस्ट है। तो अब क्या करना होगा, अब उन फंड को बाहर करेंगे जिन्होंने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, यानी 17% से कम, क्योंकि एवरेज ये है तो भैया 17% से जो जो कम करेंगे उनको बाहर करना पड़ेगा ना। तो चलिए बाहर कर देते हैं। और अब आपके पास बचते हैं टॉप 13 ELSS फंड, बराबर है। आपके पास नाम छटैया हो गई है। अब ये 13 फंड आ गए, अब वापस से और फंड को कम करना है। तो अब मैं उन फंड को आउट करूंगा जिन्होंने निफ्टी 500 से रोलिंग रिटर्न के कंपैरिजन में पुअर परफॉर्मेंस दिया है। रोलिंग रिटर्न क्या है? जो ये बताता है कि भैया कौन इंसान लगातार बेहतर रिटर्न दे रहा है। अगर कोई फंड कभी निगेटिव रिटर्न दिया, कभी पॉजिटिव दिया, तो ऐसे फंड से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लगातार प्रॉफिट नहीं दे रहे। तो सबसे पहले निफ्टी 500 से ज्यादा निगेटिव रिटर्न देने वाले को हम बाहर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर हमने आपके लिए रोलिंग रिटर्न के साथ उसी 13 फंड को लगा दिया है, जिसको आप स्टडी करने के लिए वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, जहां पर हमने एवरेज रिटर्न क्या रहा है, मैक्सिमम कितना गया है और मिनिमम कितना गया है, इसको बताने की कोशिश की है। आप यहां पर फोकस कर लें, जिसमें आप ऐसे देख पाओगे कि निफ्टी 500 का जो एवरेज है 10.79 है, मैक्सिमम में 18.28 है, और मिनिमम में जब मार्केट निगेटिव होता है तो क्या निगेटिव रिटर्न दे पा रहा है, तो ये -2.26 की तरह से है। तो अब इसमें से देखते हैं कि किसने दिया है निगेटिव रिटर्न। तो अब आप देखिए, निफ्टी 500 का जो निगेटिव रिटर्न है वो -2.26 का है, और सबसे ज्यादा यहां पर निगेटिव किसने दिया, -2.98, बंधन, यानी हमारे लिए बंधन हो गया बाहर। अब हम चलते हैं दूसरे पर, 13 था ना हमारे पास, तो अब हम चलते हैं दूसरे पर। दूसरे को देखते हैं वहां पर किसने है। यहां पर अगेन तो आप देखोगे फ्रैंकलिन वालों ने -3.31, तो यानी फ्रैंकलिन क्या हो गया बाहर। SBI -3.76, तो यानी SBI हो गया बाहर। तो इस तरीके से हमने 3 को बाहर किया आपके सामने। अब इस 3 को जब हम बाहर कर रहे हैं, अगेन इसमें कोई है, कोई नहीं है, तो यानी हमारा 3 बाहर हो गया। तो 3 बाहर होने के बाद हमारा टॉप 10 फंड इस तरीके से आपके सामने है। यानी हम क्यों हटा रहे हैं, किस लिए हटा रहे हैं, वो भी आपको सिखा रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि यही है जेन्युइन तरीका म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का। तो अब ये 10 वो हो गए जिन्होंने निफ्टी 500 को लगातार बीट किया है।
अब इसमें हमें टॉप 5 सेलेक्ट करना है और उसके लिए हम ये देखेंगे कितना रिस्क लिया है निफ्टी 500 को बीट करने में और एक एक की प्रोफाइल चेक करेंगे, यानी रिस्क प्रोफाइल चेक करेंगे। तो यहां पर अब इसको रिस्क प्रोफाइल कैसे देखते हैं ये बताने की कोशिश करते हैं। तो ये रिस्क प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें दिख रही होगी जिसमें हम दो चीजों पे फोकस करेंगे, अल्फा और बीटा। क्यों करेंगे पहले जान लेते हैं, फिर यहां पर आएंगे। अल्फा का मतलब क्या होता है कि उस फंड ने जितना भी रिस्क लिया है उस पे वो एक्सेस रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है कि नहीं। सो जितना ज्यादा अल्फा उतना अच्छा, ये मोटा मोटा समझ लीजिए। और अल्फा 1 से ऊपर होना चाहिए कम से कम। और रिस्क हम बीटा से चेक करते हैं। बीटा अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब फंड ज्यादा वोलाटाइल है, और बीटा 1 से कम है इसका मतलब फंड लेस वोलाटाइल है। सो बीटा 1 से ज्यादा हो कोई बुरी बात नहीं है अगर फंड लगातार रिटर्न भी जनरेट कर रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो अल्फा किसका किसका निगेटिव है, इन्वेस्को का निगेटिव है, कैनरा का अल्फा निगेटिव है, बाकी किसी का निगेटिव नहीं है। और सेकेंड स्लाइड में चलते हैं क्योंकि इसमें टोटल 8 है ना, तो हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा और किसका निगेटिव है। तो आप पाओगे एक्सिस का भी अल्फा निगेटिव है। तो यानी 3 ऐसे निकल के आए, एक्सिस, कैनरा और इन्वेस्को, तीनों के अल्फा क्या हुए, निगेटिव है। और बीटा अदर फंड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट इक्वल है या ज्यादा है। तो बीटा देखिए अगेन 1.04 है एक्सिस का, करेक्ट। और अगर हम वापस से आते हैं तो बीटा 0.95 है, यानी अदर के कंपैरिजन में क्या है, ऑलमोस्ट 0.97, 0. ऑलमोस्ट इक्वल है या थोड़े ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अदर फंड उन्होंने सेम रिस्क लिया जितना एक्सिस, कैनरा और इन्वेस्को ने लिया, लेकिन अदर फंड ने रिटर्न भी ज्यादा दिया, वहीं एक्सिस, कैनरा और इन्वेस्को फेल हो गए। सो मैं इनको बाहर कर दूंगा अपनी लिस्ट से। रीजन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं। और बस इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी लर्निंग देता हूं कि वीडियो शेयर करने में कोई कंजूसी ना करिया कीजिए। टॉप 7 ईएलएसएस फंड आपके पास आकर खड़े हो गए। इन 7 फंड में से एक बार फिर से अल्फा पर नजर डालें तो आईसीआईसी का अल्फा पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से कम है, और अल्फा जितना ज्यादा उतना अच्छा। सो यहां हम क्या करेंगे, आईसीआईसी को हटा देंगे। और ये चीज के लिए मैं पहले आपको पीछे करके दिखा देता हूं आईसीआईसी का। यहां पर आईसीआईसी का जो अल्फा है वो 1 से कम है, इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो अब आपके पास ये 7 थे जो अब घट के 6 हो गए, जहां से हमने किसको हटाया, आईसीआईसी को हटाया। इसमें किसी एक को बाहर करना काफी मुश्किल है, राइट, क्योंकि बहुत सारे फिल्टर लगाने के बाद हम यहां पहुंचे हैं। क्योंकि अगर बीटा देखें तो क्वांट का सबसे ज्यादा है, 1 से भी ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन वहीं पर उसके रोलिंग रिटर्न पर नजर डालेंगे तो लगातार 10 से 30% के बीच रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। सो रिस्क को जस्टिफाई कर रहा है। और अल्फा भी काफी अच्छा, एक्सीलेंट है। लेकिन अगर आप इतने एक्सीलेंट रिटर्न के लिए रेडी हैं और बीटा 1 से ज्यादा एक्सेप्टेबल है, देन क्वांट अंदर और सुंदरम बाहर। वहीं आप बीटा 1 से ज्यादा चाहते ही नहीं है तो फिर क्वांट आउट। लेकिन मैं अगर मेरी लिस्ट बताऊं तो टॉप 5 मेरे लिए कौन से हैं, तो वो आपके सामने हैं। क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया, डीएसपी, कोटक और जेएमएम का ये 5 प्लान आपके सामने आ रहा है। तो ये एक सबसे प्यारी चीज होती है, हर इंसान की रिस्क लेने की अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेकर बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना चाहता है, कोई कम रिस्क में कम रिटर्न कमाना चाहता है, कहता है भैया हमें सुख से पैसा आए, टेंशन लेके पैसा ना आए। तो यहां पर लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से चीजें बदलती हैं, और उन बदलने के आधार पर ये 5 आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको और कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए, गूगल फॉर्म को भर दीजिए, हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी। वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कीजिए, सब सीखें सब कमाएं।